हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर मैथ का है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उसके सारे के सारे एमसीक्यू। इन एमसीक्यू को मैं सॉल्व कराऊँगा, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, सेम टू सेम इसी में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस चैप्टर से। इसमें मैंने जितने भी अभी जो आपका 2024 का लेटेस्ट जो पेपर हुआ है उसके सारे पेपर सेटों का भी मैंने क्वेश्चन इसमें डाल रखा है। लगभग 50 एमसीक्यू यानी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो चलो इनको मैं सॉल्व कराता हूं। बाकी जो फर्स्ट चैप्टर यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर है, इसकी प्रश्नावली के क्वेश्चंस को मैं पहले ही करा चुका हूं। तो आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में चले जाना और वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप देख लेना। चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए इनको सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। आप शुरू से अंत तक बस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, एक ही क्वेश्चन आपका बिल्कुल समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी मस्त सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। ओके, जो 144 संख्या है इसके अभाज्य जो गुणनखंड है उनके घातों का योगफल, यहाँ पे ध्यान देना घातों का योगफल हमें कहा जा रहा है। तो चूंकि 144 का गुणनखंड क्या होगा, आप गुणनखंड निकालते रहना। बाकी इसको देखो, ये 12 का वर्ग होता है तो इसको हम लोग 12 गुणे 12 लिख सकते हैं। और फिर इस 12 को हम लोग, भाई 4 तिहाई 12 होता है, यानी 2 दूना का 4, 4 तिहाई 12, और इस 12 को भी हम लिख सकते हैं 2 दूना का 4, 4 तिहाई 12। यानी देखो यहाँ 4 हम लोग का 2 है और 2 हम लोग का 3 है, तो इसको हम लोग 2 घाते 4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 4 है। ठीक है, और गुणे 3 घाते 2 लिख सकते हैं क्योंकि 3 की संख्या 2 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 4 और 2 ये घात जो है इनका अब योगफल पूछ रहा है, तो 4 प्लस 2 यानी आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसा मतलब क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम से स्टार्ट किया है पूछना। पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा करता था, लेकिन ये पूछा जा रहा है 2022 में भी। हालांकि ये देखो पूछा गया है, लेकिन 2023 में ज्यादातर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। चलो अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ओके, हमें संख्या जो 156 है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आप सोचो कि किस पहाड़े में आता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर नहीं आता है तो 156 का आप गुणनखंड ऐसे भी निकाल सकते हो। आप 156 लिख लो और इससे सबसे छोटी संख्या मान लो 2 से भाग दो, देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16 कट गया। फिर 2 से भाग दो, 2 3 6, और यहाँ अब 1 आया तो 2 9 18, और आप जानते हो कि ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, तितली का 9, और फिर ये 13 तो खुद से कटेगा, तो 13 एकम 13, यानी हम लोग का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 बार है और गुणे 3 गुणे 13। तो अब ऑप्शन में देख लो, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, यानी ये आपका बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या 2 के लिए। क्लियर है? ये देखो 2022 में आया था और 2023 में जो पेपर हुआ था DW पेपर सेट, उसमें आया था। देखो यहाँ जो लिखा हूं ना मैं, ये सारा का सारा किस पेपर में आया है, तो ये मैं यूपी बोर्ड के पेपर की बात कर रहा हूँ। हालांकि आप किसी भी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, आप देख सकते हो इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो यूपी बोर्ड का पेपर मुझे आसानी से मिल जाता है और यूपी बोर्ड के बच्चों को टारगेट कर मैं पढ़ाता हूं, इसलिए यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये आया हुआ है। आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई डाउट नहीं, ये सबके बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो आप देखते रहना। आगे चलते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 देखो अंत में 0 है, यानी इसको हम लोग 14 गुणे 10 लिख सकते हैं। 14 गुणे 10 यानी 140, और 14 का गुणनखंड 2 गुणे 7, 2 7 14, और इसका 2 5 10, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये गुणनखंड होगा किसका, 140 का। इसका स्क्वायर फॉर्म में लिखा है तो इस ऐसे लिख दो, भाई 2 है तो 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, सिंपल। ये आपका आंसर हो गया है, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो गया प्रश्न संख्या 3 के लिए। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न संख्या 4 है। ओके, सिंपल सा, ये हम लोग का दिया कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। 2024 में HB वाला जो पेपर सेट है, ठीक है, उसमें पूछा गया है। सिंपल, हम सब लोग जानते हैं ये तो फार्मूला, ठीक है, कि भाज्य बराबर बराबर क्या होता है, भाजक, ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो अब खोज लो इसमें,
ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। बाकी ये सब आपके गलत हो जाएंगे। एक भाग की क्रिया में आप जानते हो, जैसे ये भाग की क्रिया हम देते हैं ना, तो जिससे हम लोग ये बीच में जो होता है, ठीक है, देखो इस जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। तो इधर वाला हम लोग का भाजक होता है और बीच में जो ये होता है ये भाज्य होता है, ठीक है। और इधर हम लोग का भागफल आता है और नीचे ये बचकर हम लोग का नीचे शेष आता है। तो इनके बीच संबंध होता है ये भाज्य बराबर कि भाजक गुणे भागफल और ये प्लस शेष, ये वाला। क्लियर। चलो चौथा प्रश्न हो गया। पांचवें प्रश्न पे चलते हैं भाई। पांचवा प्रश्न आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, काफी ये भी मस्त प्रश्न है। यह क्या है? पांचवा प्रश्न है कि संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। ओके, 182 और 78 का हमें एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसा, जिसको हम लोग मसा बोलते हैं, ठीक, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखो इसको आप गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हो, बाकी इसको मैं भाग विधि से करता हूँ क्योंकि भाग विधि से आसान होता है। देखो 78 और इधर मैं लिख लेता हूँ 182, ठीक है। अब देखो ये 7 दूना का 14, 70 का 21, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। नहीं 2 8 16 का 6 हो जाएगा, हांसी लगा 1 और 2 7 14, 1 15, यानी 1 से हम लोग का 56 हो गया। ये 12, 12 में से 6 गया 6 और ये हम लोग का 7 और 7 में से 5 गया हम लोग का 2 और ये कट गया। और फिर हम लोग का देखो अब 26 हो गया, ये 78 बड़ा है तो हम लोग अब 78 में भाग देंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग का कितने बार जाएगा भाई ये, सही तो किया हूँ ना, 2 8 16 का 6 और 2 7 14, 1 15, ठीक तो है। 12 में 6 गया 6 और ये हम लोग का 7 हुआ, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। अब ये हम लोग का 3 बार, 3 छक्का 18 का 8, 3 दूना 6 1 7, ठीक है, 3 बार जाएगा। 3 छक्का 18 का 8 हो गया और 3 दूना का 6 1 7, यानी ये हम लोग का पूरा पूरा कट गया। अब कट गया तो जी जो हम लोग का अंत में यहाँ भाजक बचा वही हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। तो ये हम लोग का 26 आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी आप इसको भाग विधि से भी कर सकते हो, जैसे 182 का आप यहाँ गुणनखंड निकाल लो और 78 का गुणनखंड निकाल लो और फिर उसमें देखो कि भाई एचसीएफ में का जो क्या होता है, जो कॉमन होता है। तो इसमें देख लो कि दोनों में कौन सा कॉमन है और उनको लिख करो, गुणा करोगे सबका तो वो 26 आपका आएगा। तो प्रश्न संख्या जो 5 है इसके लिए आपका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये चीजें मैं थोड़ी तेजी से करा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें काफी नॉर्मल है, ठीक है, आप जानते भी होंगे। चलो ये 2024 में आईए वाला जो पेपर सेट था उसमें पूछा गया था। अगला हम लोग 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है, स्क्रीन पे देख सकते हो। 15 18 24 का हमें लॉसा यानी हमें लॉसक यानी एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा एक मल्टीपल जो 15 18 और 24 से मतलब कट जाए, इनका मल्टीपल। और कौन सा मल्टीपल, छोटा से छोटा। तो इसमें देख लो 90 120 240 360 में से कौन ऐसा सबसे छोटा मतलब संख्या है इसमें से जो इन तीनों से कट जाएगा। तो अब इसको आप देखो सिंपल है कि इसका 15 18 और 24 ऐसे कर कर ऐसे आप लॉसक याद कर लो। गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। चलो इसको मैं 2 से कटाता हूँ, 2 से कटाऊंगा तो ये कटेगा नहीं और ये 2 9 18 और ये आपका 12 हो जाएगा। फिर 2 से मैं कटाता हूँ तो ये अभी नहीं कटेगा, ये 9 का 9 और ये 12 2 छक्का 12 यानी 6 हो जाएगा। फिर 2 से तो ये आपका 15, उसी तरह इसको लिखते आएंगे, इसको 9 और ये 2 3 6 3 हो गया। अब देखो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, तो 3 से 3 5 15, तितली का 9 और ये 3 कम 3 1 हो गया, तो 1 हो गया तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे। फिर 3 से तो ये 5 का 5, ये 1 और 1 उसी तरह लिखते रहेंगे। फिर 5 देखो, अब देखो ये हम लोग का देखो ये पूरा पूरा इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो हम लोग पहले वाले का और लास्ट वाले का गुणा कर लेते हैं, 10 के फॉर्म में लिख लेते हैं तो गुणा करना आसान रहेगा। तो 2 5 10, ये तो हम लोग का 10 हो गया। उसके बाद ये देखो 2 2 का 4, 4 3 12 12 3 36 यानी 36, यानी 10 से फिर गुणा करेंगे तो 360, यानी हम लोग का एलसीएम 360 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलो तो ये चीजें क्लियर हुई। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला 6 के बाद 7वां प्रश्न, और 2020 में ये आया था एमजेड वाले पेपर सेट में, 24 में भी आईबी वाले पेपर सेट में ये आया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 6 क्लियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओके, आगे चलने से पहले देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी एक ऐप है, ये देख सकते हो यहाँ नाम लिखा हुआ है क्या, यूपीएमएसपी स्टडी कर कर, ठीक है। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। हालांकि अभी अगर आप ये वीडियो रिसेंटली देख रहे हो, मैं अपलोड कर रहा हूँ और तुरंत देख रहे हो, तो अभी प्ले स्टोर पे ये ऐप नहीं मिलेगी क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा काम चल रहा है। आज से मतलब 5 दिन बाद, ठीक है। ओके चलो
तो देखो मैं अभी क्या बोल रहा था कि ये अभी थोड़ी प्ले स्टोर पे प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा ऐप में काम भी चल रहा है, तो प्ले स्टोर पे अभी आपको ये ऐप नहीं मिलेगी। इस वीडियो के 5-10 दिन बाद आपको प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे हमने एक स्पेशल लक्ष्य बैच लॉन्च किया है, ठीक है। ये पिछले साल ही हमने बैच लॉन्च किया था क्लास 10 के बच्चों के लिए, और पिछले साल ही देखो इस बैच से पढ़कर जो लड़के थे ना 90% तक यहाँ मार्क अचीव किए हैं। आप लोग देख सकते हो 90, यहाँ पे 88 देख सकते हो, 89 वही 90, ठीक है। और यहाँ 75 तक कम वाले भी लड़के हैं, ऐसा नहीं कि केवल 90 पाए हुए हैं, तो उनको भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। तो आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको बेसिकली मिलेगा क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी जो 2023 में आप लोग का पेपर हुआ था, ठीक है, और अभी जो 2024 में आपका पेपर, ये 2 सालों के पेपर का हर एक कोड का, जैसे 2023 के हिंदी के सातों कोडों का, 2024 के हिंदी के सातों कोडों का, 2023 के मैथ के सातों कोडों का, 2024 के मैथ के सातों कोडों का, यानी दोनों सालों के हर एक सब्जेक्ट के हर एक कोड का, यानी 7-7, आप जानते हो कि 7-7 पेपर सेट आते हैं पूरे यूपी में। मैं ये यूपी बोर्ड के केवल बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबका आपको अच्छे से वीडियो सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा लगभग 100 से ज़्यादा आपको टेस्ट भी मिलेंगे, 100+ आपको यहाँ पे टेस्ट भी मिलेंगे। और उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें मात्र कितने रुपए में, मात्र आपको ये चीज़ें मिल रही हैं 299 रुपए में। जी हाँ मेरे दोस्त, मात्र 299 रुपए में। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे आप लक्ष्य बैच पे क्लिक कर जाना और डायरेक्ट वहाँ से आप बाई कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होगी तो वहाँ आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे मेरा नंबर भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मेरा नंबर दिखाई दे रहा है आपको। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो, अभी कॉलिंग की सुविधा नहीं है, हालांकि व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। या फिर डायरेक्ट ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर दो और फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे आप भेज देना, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये रहा हम लोग का बैच। आगे चलते हैं, अब आगे के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन पे। काफी शानदार क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्या है कि संख्या n² - 1 8 से विभाज्य है यदि n है एक, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो n² - 1 है यह 8 से विभाज्य होगी, तो इस जो ये n है यह क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिया कि पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, विषम संख्या या फिर सम संख्या। तो चलो सबको हम लोग चेक करते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर क्या होता है, जिसमें मतलब माइनस की भी संख्याएं होती है, जैसे -3 या फिर -2, -1, 0 भी होता है, धनात्मक भी संख्याएं होती हैं, वो क्या होता है आपका इंटीजर यानी पूर्णांक होता है। तो n के जगह पे रखते हैं। अगर n के जगह मैं यहाँ पे -3 रखता हूं तो -3 और यहाँ स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर और -1, देखते हैं ये 8 से विभाज्य है, तो तितली का 9 -1 यानी 8 आ रहा है, तो 8 से ये विभाज्य तो है, ठीक है, बिल्कुल 8 से विभाज्य है, यानी कट जा रहा है। अगर -2 रखता हूं तो यहाँ पे देखो, अगर -2 रखता हूँ, ठीक है, और इसका स्क्वायर करता हूँ और -1, तो ये आपका दोनों का 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा, और 3 8 से विभाज्य नहीं है, इसलिए पूर्णांक के लिए यह सत्य नहीं है, ठीक। अब आगे चेक करते हैं, पूर्णांक के लिए सत्य नहीं है तो भाई आगे कुछ चीजें उनके लिए हम लोग चेक करते हैं। अगली क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के लिए भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, ये सारी की सारी आगे जितना भी चले जाओ प्राकृतिक संख्या होती है। तो अब देखो यहाँ अगर मैं 1 रखता हूँ या 2 रखता हूँ तो ये मतलब नहीं इसके लिए सत्य होगा। जैसे n² - 1 है, यह 8 से विभाज्य होगा, देखते हैं। तो n के जगह पे मैं यहाँ पे मान लो 2 रखता हूँ, तो 2 दूना का 4 -1 यानी 3 हो जाएगा। क्या 3 8 से विभाज्य होगा? नहीं होगा, तो यह प्राकृतिक संख्या के लिए भी सत्य नहीं होगा। विषम संख्या देखते हैं, क्या विषम संख्या के लिए यह सत्य है? तो देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। जैसे आपकी 3 हो गई, ठीक है, उसके बाद 5 हो गया। भाई विषम संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद आपका 7 हो गया, 9 हो गया, इसी तरह आगे आप ले लो 11 हो गया, आगे इसी तरह आप जाते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो सबसे यहाँ छोटी यानी 3 के पीछे भी जा सकते हो 1,
ठीक है, लेकिन उसको अभी हम उसको भी प्रूव करवाऊंगा कि वो भी कट जाएगी। 3 को पहले चेक करते हैं। तो 3 को यहाँ रखेंगे n स्क्वायर का जगह, तो तितली का 9 और 9 में से ये 8, यानी ये 8 से विभाज्य हो जाएगा, बिल्कुल हो जा रहा है। अगर 5 में रखूं तो ये 5 25 और 25 में से 1 जाएगा तो 24, और 24 भाई 8 से विभाज्य होता है, बिल्कुल होता है, अतरी का 24 कट जाता है। अगर मैं 7 रखूं तो 7 7 49, 49 में से 1 गया तो 48, और 48 भाई 8 से सॉरी हाँ 48, और 48 8 से कट ही जाएगा, 8 छक 48 6 बार में। अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ तो भाई 9 81, और 81 में से 1 गया तो 80, और 80 8 से विभाज्य होता है। तो इसका मतलब कि विषम संख्या के लिए देख रहा हूँ कि लगातार मतलब सही आ रहा है। तो n का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए। अब कहोगे भाई एक भी एक विषम संख्या होती है, तो क्या एक के लिए ये सत्य होगा, तो बिल्कुल होगा। देख लो, जैसे मैं आपको प्रूव करवा कर दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जैसे यहाँ पे भाई अगर n बराबर मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 - 1 यानी 0, और 0 भाई 8 से विभाज्य होगी तो बिल्कुल होगी, क्योंकि 8 से हम लोग मतलब भाग देंगे 0 में तो 0 बढ़ जाएगा और ये कट जाएगा, तो विभाज्य होगा, बिल्कुल होगा। तो वही कह रहा है कि संख्या n स्क्वायर -1 8 से विभाज्य है यदि n है 1। n क्या है, तो n एक विषम संख्या होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सम संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सम संख्या में 2 आता है और 2 को रखेंगे तो 2 दोनों का 4 - 1 ये 3 हो जाएगा, और 3 8 से विभाज्य नहीं होगा। काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, जो मतलब सीबीएसई के अक्सर लड़के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि दिया है हमें HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा 252 और 594 का 18। एलसीएम इसका हमें ज्ञात करना है। सिंपल भाई, आप जानते हो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इन संख्याओं का एलसीएम गुणे इन संख्याओं का HCF आपस में बराबर होता है। तो पहली संख्या यहाँ 252 दिया हुआ है, दूसरी संख्या 594, तो 594 लिख लेता हूँ, बराबर एलसीएम हमें ज्ञात कीजिए। एलसीएम, ओके, एलसीएम तो ज्ञात ही करना है, तो एलसीएम को उसी तरह रहने देता हूँ। और एचसीएफ हमें दिया है कि इसका एचसीएफ कितना है, 18 है, तो यहाँ 18 और 18 भी इधर बट्टे में आ जाएगा, तो आपका 252 गुणे 594 बट्टे में 18 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करते रहो, कटाते रहो। चलो यहाँ पे 1 मिनट, मैं कैलकुलेटर का सीधे सीधे डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है मिनी टूल्स। सॉरी यार, कहाँ है कैलकुलेटर, हाँ यहाँ पे है, देखो ये कैलकुलेटर है मेरे पास। 252 मैं क्या करता हूँ कि 252 में गुणा कर लेता हूँ, गुणा मीन्स इंटू इसका यूज करूँ। चलो 594 नहीं, वो तो दशमलव था यार, मल्टीपल कहाँ है भाई, ये स्टार वाला, ठीक है। 252 इंटू 594 इक्वल टू इतना आ रहा है, और भाग हमें करना है इसमें किससे, 18 से। तो मैं भाग कर देता हूँ भाई, भाग कहाँ है इसमें, दिखाई दे भाई, दिखाई दे, सॉरी। ज्यादा दिन तक यूज ना करो कुछ चीजें, तो दिक्कत में आ जाती हैं। अरे यार गजब है, भाग कहाँ है भाई, ये नहीं, दिक्कत कर रहा है। चलो यार, अब तक तो मैं कटा लिया होता ऐसे ही। 1 मिनट, ओके, चलो चलो माफ करना, यहाँ पे आपका भाग है। 1 मिनट, चलो इसको मैं कर लेता हूँ। देखो 252 गुणे 594 इक्वल टू इतना आ गया, और भागे हम लोग का 18 कर लेता हूँ, तो ये बराबर हम लोग का 8316। इसमें 8316, देखो ये सी वाला बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप 18 से इसको कटाते रहना, 2 से इसको कटाना, 2 से ऐसे कटाकर और गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं कट करता हूँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है, इसमें भी वही है कि लॉस, हमें लॉस दिया हुआ है 12 और 21 का 84, उसका मौसा ज्ञात करना है। तो सीधे अब लिखो HCF बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटा LCM, ठीक है। अब देखो पहली संख्या हम लोग की 12, दूसरी संख्या हम लोग की 21 और बटा LCM हमें दिया है लॉस 84, ठीक है। तो हमें HCF यानी वही मौसा पूछ रहा है। अब देखो इसको कटाते हैं,
पाँच 72 बरसते 84 और 70 का 21 यानी 3, हम लोग का 3 बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 के लिए। और ये 2024 के HW वाले पेपर सेट में पूछा गया था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी शानदार सा प्रश्न है कि 26 156 का लसा 156 है तो मौसा का मान होगा। सिंपल है, HCF बराबर यानी मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 26 दूसरी संख्या 156, तो ये 156 और बटा आपका क्या हो जाएगा लॉस यानी LCM। तो LCM का मान हमें दिया है, लॉस 156 है तो 156। अब कहो कि ये आप फार्मूला कहाँ से लिख रहे हो, तो हमने पढ़ा था ना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF होता है यह। तो यहाँ से अगर आपको HCF निकालना रहे तो आप बट्टे में इधर लाओ LCM, या LCM निकालना रहे तो ये गुणा है तो इधर बट्टे में आ जाएगा HCF, या अगर पहली संख्या निकालनी हो तो LCM गुणे HCF और ये बट्टे में आ जाएगा दूसरी संख्या। यहाँ से आप पक्षांतर कर ये फार्मूला आप बना सकते हो, सिंपल। ठीक है, अब चलो, तो 156 से 156 कट गया, 26 हम लोग का बचा, तो हम लोग का HCF क्या हो गया 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिया गया है लॉसा 132 और 2 जो 88 है इसका 31 68, तो हमें मौसा ज्ञात करना है। सिंपल, HCF बराबर भाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटा भाई दिया गया है लॉसा यानी ये जो संख्याएं हैं 132 और 228 का लॉसा में दिया गया है और मौसा पूछ रहा है नहीं HCF पूछ रहा है, तो HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में लॉसा, तो लॉसा हमें 31 68 दिया हुआ है, तो ये 31 68। ठीक, अब सिंपल इसको आप कटाते रहना, कटाकर आंसर निकाल लेना। बाकी चलो मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ, 1 मिनट, ये कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ फटाक से। 132 गुणे 288 इक्वल टू इतना हो गया और भागे हमें 31 68 करना है, 31 68, तो ये 12 आ गया, 12, ये डी वाला हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप इसको 2 से कटाना, 3 से कटाना, कटाना फिटाना और आंसर निकालते रहना, आप खुद से ये प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं ऐसे कैलकुलेटर का यूज कर दे रहा हूँ जिससे वीडियो थोड़ा लंबी ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे कटाऊंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आप ये प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैलकुलेटर का यूज करोगे तो फिर एग्जाम में आपको दिक्कत होगी। तो आप खुद से कटाकर ये मतलब कोशिश करना कि कटाकर आंसर निकालू, कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। चलो आगे चलता हूँ, ये 11 हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 148 बटे 185 का सरलतम रूप होगा। ओके, 148 और 185 का सरलतम रूप यानी इसको काट कर छोटा करना है। जैसे मैं कहूँ कि 8 बटे 12 का सरलतम रूप, मतलब इसको काट कर छोटा करना है। तो ये हम लोग का 2 से मान लो इसको कटाता हूँ तो 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाता हूँ तो 2 दूना का 4 और 2 तीन 6, ये हम लोग का 2 बटे 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको हमें काट कर छोटा करना है। अब देखो इसको अब काटोगे तो टाइम लगेगा, तो ऑप्शन से थोड़ा इसको करो। ऑप्शन से कैसे करोगे, देखो नीचे 185 है तो 185 मींस ये 5 से, यहाँ देखो नीचे 5 है यानी 5 से कट जाएगा, तो चलो ये ऑप्शन तो हो सकता है। 7 है, 7 से 185 कभी नहीं कटेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो नीचे यहाँ पे देखो 4 है, 4 से 185 कभी कटेगा, मतलब नहीं कटेगा ना, तो यहाँ 4 कैसे आया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ 5 से कट सकता है। ठीक है, अब देखो ये 148 ऊपर है, 148 यानी कभी कटकर 7 नहीं आएगा, यानी 7 बार में कटेगा, यानी हम लोग 7 से कटाकर चेक कर लेते हैं तो देखो 7 दूनी 14, ये कटेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 ऑप्शन गलत तो पहला ऑप्शन सही। ऐसे आप इसको मतलब जल्दी से कर सकते हो। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, देखो 4 से कटाओगे तो ये कट जाएगा और नीचे वाला ये 5 से कटाओगे तो कट जाएगा। ठीक है, यानी जो इससे कटाओगे तो जो संख्या आएगी उससे भाग देकर और ये लाया गया है, और इससे कटाओगे तो जो संख्या आएगी उससे भाग देकर ये लाया गया है, सिंपल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप कटाकर चेक कर लेना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 रहा। अब थोड़ा 1 मिनट मैं ब्रेक लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आगे का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ओके चलो, तो अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये 12 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि संख्या 129 बटा 125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। ओके, दशमलव प्रसार में यानी इसको सिंपल कहने का मतलब कि 129 बटे जो 125 है, इसको 129 में 125 से भाग देंगे तो जो दशमलव में संख्या भाई कटाएंगे तो उसके बाद नहीं कटेगा, तो दशमलव बढ़ाकर कटाएंगे तो उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आएंगे ये पूछा जा रहा है कि उसके वही मतलब हो कि दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। मतलब जैसे मैं यहाँ पे 9 को भाग देता हूँ जैसे
2 से, तो हम लोग का 2 चौका 8 हो गया, 1 बचा। अब 1 में भाग नहीं जाएगा 2 से, तो दशमलव बढ़ाकर 1 के आगे हम लोग 0 बढ़ा देंगे तो 2 पचे 10, यानी दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक आया। उसी प्रकार जब हम लोग 129 में भाग देंगे 125 से, तो उसके दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखो 129 में अगर आप 125 से भाग देते हो तो ये काफी लंबा प्रोसेस होगा, भाग देने में भी काफी दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट तरीका होता है, वो क्या होता है, चलो मैं उसी तरीके से आपको सॉल्व इसको करा देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे 129 बटे 125, ध्यान देना। अब देखो 125 को मैं 5 घाते 3 लिख सकता हूं, क्योंकि ये 5 का क्यूब होता है, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5। आप इस 5 का 3 बार गुणा करोगे तो 125 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 129 बटे में 125 को मैं 5 घाते 3 बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो किसी भी संख्या में भाग देना आसान कब होता है, जब हम लोग 10 20 30 ऐसा मतलब संख्याओं से भाग देते हैं। जैसे 10 से किसी संख्या में भाग देना रहे तो काफी आसान होती है वह भाग। तो यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि बट्टे में जो नीचे है, यानी जिससे हमें भाग देना है, ऊपर कटाना है, 10 हम बनाए। तो यहाँ 10 कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ये 5 घाते 3 है, हमें 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 से गुणा करता हूँ इसमें, तो यहाँ पे घात में 3 है और यहाँ घात 1 है, तो दिक्कत हो जाएगी। एक रूल होता है, रूल क्या होता है, यहाँ पे देखो एक रूल होता है कि जैसे a घात m है गुणे b घात m है, मतलब घात समान है और आधार अलग अलग है, ठीक है। तो होता क्या है कि आधार का गुणा हो जाता है, यानी a गुणे b हो जाता है, और जो घात होती है वही होती है। तो यहाँ अगर मैं 2 घात 3 लिख दूं, तो नीचे मैं 2 घाते 3 लिखा हूं तो एक्स्ट्रा हो गया, तो इसलिए 2 घाते 3 से ऊपर भी मैं गुणा कर दूंगा तो कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा। 2 घाते 3 से नीचे भी गुणा, 2 घाते 3 से ऊपर भी गुणा। मैं 3 क्यों घात लिया, क्योंकि इसका भी घात 3 है, दोनों को बराबर करने के लिए। और अब देखो ये आधार का गुणा हो जाएगा तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, और ये देखो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, यानी 8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसको रुको, इसको मैं थोड़ा 1 मिनट यहाँ पे देखो, यहां से फिर लेता हूं। ये देखो 129 और गुणे ये 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 हो जाएगा, और बट्टे में 5 घाते 3 और 2 घाते 3, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, और घात हम लोग का 3 है तो 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक रूल होता है कि a घाते m गुणे b घाते m होता है, तो ये a गुणे b घाते m हो जाता है, ये रूल होता है, घातांक का ये रूल होता है, ठीक। तो उसी रूल के अनुसार जो ये वाला चीज है, ठीक है, इसी रूल के अनुसार ये ऐसा हो गया है। अब देखो 10 घाते 3 मीन्स 10 के आगे 3 जीरो, ठीक है। अब देखो इसका थोड़ा हम लोग गुणा करते हैं, 8 से में इसमें गुणा करेंगे तो 8 9 72 का हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हम लोग का हासिल लग जाएगा 7, और 8 दूना का 16, और 16 और 7, 16 4 20 3 23 का 3, ठीक है, और 8 एकम 8 2 10, यानी हम लोग का 1032 हो गया। और 10 घाते 3 मीन दशमलव के 10 घाते 3 मीन्स हम लोग का 1 के आगे 3 शून्य, और जब 1000 से इसमें भाग देंगे तो 3 अंकों के बाद हम लोग का दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ हम लोग का दशमलव लग गया, यानी 1.032 हो गया। अब दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या पूछ रहा था, तो 1 2 3 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, तो ये हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना होगा। क्लियर है मेरे भाई, 2023 में डीवाई वाले पेपर सेट में ये पूछा गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 7 बटे में 2 घाते 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा, ठीक है। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं भाई। 7 बटे में 2 का स्क्वायर यानी 2 घाते 2 है, गुणे यहाँ पे 5 है। अब देखो यहाँ पे 2 घाते 2 है, यानी यहाँ 5 घात में 2 करना पड़ेगा, तो 5 में घात 2 करने के लिए एक और एक्स्ट्रा 5 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 2, मतलब इसको हम अब 5 गुणे 5 है तो इसको 5 घाते 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक्स्ट्रा हमने 5 नीचे लिखा, तो इसलिए 5 से हमें ऊपर मतलब गुणा करना पड़ेगा, नीचे हमने गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा मान समान रहने के लिए, ठीक है। तो ये 7 5 ये 35 हो जाएगा, और नीचे देखो ये 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 2 बार है। अब देखो ये हम लोग का 35 हो गया, और बट्टे में ये 5 दूना का 10 हो गया, और घात 2 है तो 2, और घात 2 मतलब 100, यानी 1 के आगे 2 जीरो, और 2 जीरो मतलब दशमलव 2 अंक बाद, तो ये हम लोग का मतलब वही सही से 100 से 35 में भाग देंगे तो 0.35 आएगा। इसके आगे हम लोग जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं लिख सकते हैं, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक आ रहा है। तो परिमेय संख्या इतना जो है इसका दशमलव प्रसार में दशमलव स्थान के बाद मतलब कितने पे समाप्त होगा, तो 2 अंकों के बाद समाप्त होगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसके लिए आपका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन
हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 14 के बाद 15 नंबर पे। 15 नंबर है कि यदि ए और बी का लॉसा 225 तथा मौसा 5 है तो ए बी का मान होगा। सिंपल है, हमें ए बराबर दिया है 225 और सॉरी ए बी का लॉसा हमें लॉसा दिया है, मतलब दो संख्याएं हैं, एक ये ए है, इसका हमें एलसीएम दिया है, ये एलसीएम है। ठीक है, और एक बी संख्या है, इसका एचसीएफ हमें 5 दिया है। 5 क्या है, हम लोग का एचसीएफ है, यानी लॉसा और मसा दिया है तो वो संख्याएं हमें पूछा जा रहा है। तो भाई हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एल उन संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ ये होता है। तो अगर हम इन दोनों का गुणा करें, ठीक है, तो गुणा करेंगे तो जो यहाँ पे आएगा वही उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पे भी आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है फार्मूले के अनुसार। तो 5 से यहाँ गुणा करेंगे तो 50 25 का 5 और ये हम लोग का 5 दूना का 10, 2 12 का 2 और ये 5 दूना का 10 और एक 11, 1125 आ रहा है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि किसका गुणा करने पे हम लोग का 1125 आएगा। तो ये देखो इस 25 पचे ये तो एकदम नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। अब देखो 75 और 25 का हम लोग गुणा कर कर देखते हैं क्या मतलब ये मतलब संभव है, आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो 75 का मैं गुणा करता हूँ 25 में, या वही 25 से गुणा करें 75 में। ठीक है, तो यहाँ देखो 50 25 का हम लोग का 5 हो गया, ये 5 सते 35 36 37 हो गया। ठीक है, 2 पचे हम लोग का 10 का 0 और 2 सते 14 और एक 15, ये नहीं आ रहा है। 5 7 देखो ये 75 आ गया, यहाँ 25 आना चाहिए, तो ये नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अब हम लोग का एक ऑप्शन बचा ये वाला, तो ये सही हो जाएगा, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कि इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो 25 45, तो हमें 45 गुणे 25। ठीक है, देखो यहाँ पे 50 25 का 5, 5 का 20, 2 22। ठीक है, 2 5 10 का 0, 2 2 4 1 5। ठीक है, 5 2 गड़बड़ कर दिया क्या मैं यार, 45 और 25, एक मिनट रुक जाओ, 45 और 25, 45 गुणे कैलकुलेटर का ही यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत, इतना झूठ मूठ का खांच रहा हूँ। 45 गुणे 25, 45 गुणे 25 बराबर 1125 आ जा रहा है यार, कहीं मैं गुणा गलत कर रहा था। चलो ये 1125 आ जा रहा है। ठीक है, 45 गुणे 25, देखो 50 25 का 5 हांसी लगा 2, 5 का 20 2 22। ठीक है, 2 5 10 का 0, 2 चौका 8 एक 9 हो गया। ठीक, 5 ये 2 और 9 11। ठीक, 9 2 11। ठीक, आ जा रहा है, यानी दोनों बराबर आ जा रहा है। तो ये हम लोग की पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी। समझ में आया? चलो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को ए बराबर देखो एक्स स्क्वायर वाई लिखा गया, ए बराबर एक्स स्क्वायर वाई, यानी एक्स 2 बार है तो एक्स गुणे एक्स और गुणे वाई, ये बराबर इसको एक्स स्क्वायर वाई भी लिखा जा सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, इसको मैंने यहाँ मतलब प्रसार एक तरह से इसका कर दिया है। और बी बराबर एक्स वाई यहाँ पे है, तो यानी एक्स गुणे वाई है। ठीक, अब इसका हमें व्यक्त किया जाए तो एक जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये बी का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ में जो चीजें कॉमन होती है, तो यहाँ देखो एक्स एक्स कॉमन है तो एक्स लिख देंगे और गुणे, यहाँ देखो वाई वाई कॉमन है, यानी कॉमन मीन्स जो दोनों में हो तो वाई है, तो ये एक्स वाई एक्स गुणे वाई, यानी वही एक्स वाई हम लोग का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका। सिंपल। प्रश्न संख्या 16 हो गया। प्रश्न संख्या 17 देख सकते हो कि दो धनात्मक पूर्णांकों पी और क्यू में, पी को देखो, पी को ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, p बराबर ए बी स्क्वायर, यानी b 2 बार है, यानी a गुणे b है। ठीक, और q बराबर ए क्यू, देखो q बराबर क्या है, a का q, यानी a 3 बार है तो a गुणे a 3 बार है और b है तो गुणे b। सिंपल। अब इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो एलसीएम में होता क्या है कि जो कॉमन होता है उसको तो हम लोग लिखते हैं एक बार, और जो कॉमन नहीं होता है उन सबको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो ये हम लोग का कॉमन हो गया ए, और देखो उसके बाद ये बी कॉमन हो गया तो इसको मैं लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ 2 ए बचा 1 बी बचा, तो गुणे ए गुणे बी हम लोग का हो गया, तो 1 2 3 ए हो गया, 3 ए मतलब ए का क्यू और 2 बी हो गया, यानी बी का स्क्वायर। ठीक, तो ए क्यू बी स्क्वायर सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 17 है उसके लिए। ठीक है मेरे भाई, चलो 17 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। देखो रूट वाली जो भी संख्याएं होती है सारी की सारी अपरिमेय होती हैं। तो देखो रूट में 5 अपरिमेय है, 2 रूट 3 है, ठीक है,
2√3 ये भी अपरिमेय। और देखो रूट वाली संख्या किसी भी संख्या के साथ गुणा में आ जाए, जोड़ में आ जाए, घटाना में आ जाए तो वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 2√3 मतलब 2 × √3 लिखा है तो इसका मतलब ये भी अपरिमेय होगा। ठीक है, अगर ये देखो रूट के साथ कोई संख्या, ठीक है, नॉर्मल संख्या भी माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए तो वो भी अपरिमेय होगी, यानी ये भी अपरिमेय होगी। और रूट में 9 लिखा है, यानी इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। और 3 चूंकि एक परिमेय संख्या होता है क्योंकि 3 को 3/1 यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो ये वाली हम लोग की डी वाली परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसके लिए हम लोग का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से अपरिमेय, अब अपरिमेय संख्या हमें छांटना है। ये देखो 2024 में HY वाला जो पेपर सेट था उसमें पूछा गया था यह प्रश्न। ठीक है, रूट में 25 मीन्स इसका मतलब 5, तो 5 तो एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय है क्योंकि इसको 5/1 हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। 81 है यानी 99 है, रूट से बाहर निकलेगा तो 9 होगा, तो ये भी हम लोग का क्या है, परिमेय है। ये देखो 5/3 भाई p/q के फॉर्म में सीधे है तो ये परिमेय है। और देखो रूट के साथ ये प्लस में है तो ये हम लोग का अपरिमेय होगा। रूट के साथ कोई रूट वाला तो सीधे अपरिमेय होता है, और उसके साथ कोई भी नॉर्मल संख्या जैसे 5, 7, 9 ऐसी संख्या प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, गुणा में आ जाए, ठीक है, या फिर भाग में भी आ जाए तो वो अपरिमेय संख्या में बदल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, अपरिमेय संख्या, ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग का प्रश्न संख्या 20 परिमेय संख्या है। इसमें हमें परिमेय संख्या बताना है। 2024 में HZ वाले पेपर सेट में ये पूछा गया है, परिमेय संख्या बताना है। थोड़ा पेन का कलर मैं चेंज कर लूँ क्या, ये थोड़ा अब यूज करता हूँ। ठीक, रूट में 2 हम लोग का अपरिमेय है, ये हम लोग का अपरिमेय है। रूट में 3 अपरिमेय है। रूट में 9 मीन्स 3, यानी 3 मीन्स 3/1 इसको लिख सकते हैं, यानी ये हम लोग का परिमेय है और ये हम लोग का अपरिमेय है। तो 3 अपरिमेय और ये हम लोग का एक परिमेय, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हमें परिमेय छांटना था। चलो क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या छांटना है। 2024 में HW वाले पेपर सेट में पूछा गया है। परिमेय संख्या भाई √3/5, यानी रूट वाली संख्या में मैं बताया कि आप जोड़ो कोई नॉर्मल संख्या या मतलब घटाओ, भाग दो, गुणा करो, वो अपरिमेय हो जाती है। तो रूट में ये संख्या है 3 और इसमें 5 से भाग दिया गया है तो ये भाई अपरिमेय होगी। सिंपल। अब होगी अगर रूट में 9 हो और बटे में 5 लिखा हो तो ये परिमेय होगी। क्यों, क्योंकि रूट में 9 बाहर निकल सकता है, 9 बाहर निकल सकता है, 3 हो जाएगा। ठीक, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक, 3/5 तो ये परिमेय होगा, ये परिमेय होगा अगर कहीं रूट में 9/5 लिखा है तो। रूट में लिखने का मतलब कि ऐसी संख्या लिखे जो रूट से बाहर ना निकले, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका अपरिमेय हो गया। अब देखो ये रूट में 7 गुणे रूट में 2 गुणे रूट में 7 यानी 7 दूनी 14, यानी ये बाहर नहीं निकलेगा। सिंपल, कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा तो कुछ तो रूट में बच जाएगा, तो ये भी आपका अपरिमेय हो गया। ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। रूट में देखो ये 5 + √7 और 5 - √7। ठीक है, अब देखो ये रूट में 12 है, रूट में 12 इसको 4 × 12 लिख सकते हैं, 4 × 3। रूट में 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 12 और 4 बाहर निकल कर 2 हो जाएगा और रूट में 3 बच जाएगा, यानी 2√3। तो ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि ये अपरिमेय होगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय, ये आपका अपरिमेय, ये अपरिमेय, तो हमें परिमेय छांटना था तो एक बचा, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। सिंपल है। तो इसको प्रूव भी कर लेते हैं कैसे परिमेय होगा। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पे हमें देखो ये क्या है, एक क्वेश्चन में a + b है और दूसरे में हम लोग का a - b है। ये फार्मूला होता है a² - b² का। ठीक है, तो a की जगह पे 5 है तो 5 मीन्स 5वां, a का स्क्वायर जब होगा तो 5वां 25 हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर, b के जगह पे हम लोग का क्या है, √7 है, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। और 25 में से 7 जाएगा, जो भी अब संख्या आएगी सिंपल वो हम लोग की क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, जैसे ये अब 18 हो गया तो 18 को 18/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हम लोग का परिमेय होगा। तो परिमेय संख्या छांटना था तो ये हम लोग का सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं एक एक ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। तो टाइम मत देखो, पहली बार आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से एक एक चीजें डिटेल्ड में पढ़ो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। संख्या 31, 25 का हमें घातांक रूप है, हमें घातांक रूप बताना है। जैसे देखो, जैसे 8 है, 8 का घातांक रूप, तो 8 का गुणनखंड क्या होता है, 2 × 2 यानी इसका घातांक रूप 2 घाते हम लोग का 3 हो जाएगा क्योंकि 2 3 बार है। उसी प्रकार 31, 25 का घातांक रूप बताना है। तो 31, 25 का हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्ट तो हम जानते नहीं,
8 की तरह। तो इसका चलो हम लोग मतलब गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो देखो अंत में 5 है तो ये 5 से हम लोग की विभाजित हो गई। तो चलो 5 छक्का 30, एक बचा है तो यहाँ एक आएगा तो ये 12 हो जाएगा, 5 दूना का 10। अब हम लोग का 2 बचा तो 2 यहाँ आएगा तो 25, तो 50 25 625 हो गया। और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है, यानी 25 गुणे 25 लिख सकते हैं, ठीक है। और इस 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, और इस 25 को 5 गुणे 5, यानी यहाँ 4 बार और एक बार यहाँ, यानी 5 बार, यानी 5 घाते 5। 31 25 का आप यहाँ कटाते जाओगे तो 5 बार ये मतलब 5 आएगा, ठीक है। आप कटा लेना, ठीक। तो 5 घाते 5 इसका घातांक रूप हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या चाटना है भाई √25, तो इसको हम लोग √25 बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये तो हम लोग की परिमेय हो गई, सिंपल। 5 + √2 ये हम लोग की क्या हो गई? अपरिमेय हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये ए ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन था। सी ऑप्शन में बोल रहा है कि ए एवं बी दोनों, यानी हमें निम्न में अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या यहाँ बोल रहा है कि ए एवं बी दोनों अपरिमेय है। तो ये तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। और ये हम लोग का परिमेय है, तो ये भी हम लोग का गलत हो गया, क्योंकि हमें अपरिमेय पूछा है। ये अपरिमेय संख्या है और इनमें से कोई नहीं तो कोई नहीं। इसका मतलब ये हम लोग का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, बी वाला, ठीक। अपरिमेय संख्या ये बी वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। पाई है, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई क्या है? देखो, पाई जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? देखो यहाँ पे इसमें डाउट क्यों उत्पन्न होता है? देखो यहाँ पे 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा टाइम लेकर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पाई को हम सामान्यतः लिखते हैं 22/7 की। पाई का मान 22/7 होता है। तो देखते हैं कि भाई पाई पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 को हम p/q के फॉर्म में लिख लिए, इसलिए हम लोग का पाई परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। गलत क्यों है? देखो, पाई का जो मान होता है ना, वो 22/7 मतलब हम लोगों ने मान लिया है, वास्तव में 22/7 नहीं होता है, 22/7 के करीब होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, देख सकते हो कि जो पाई है वो 22/7 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो पाई का मतलब जो मान होता है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ पाई इज एक्सप्रोमेट्री 3.14 और 22/7 टू, चलो इसको छोड़ो। पाई का मान देखो यहाँ पे क्या है, 3.1459226, और देखो ये आगे तक जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम लोग 22/7 का देखें, यानी 22/7 यानी हम लोग 22 में 7 से भाग दें, तो देखो इसका मान क्या होता है, 3.142857। क्या हम लोग का यहाँ पे, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ। देखो यहाँ पे 1 मिनट, देखो 22/7 का मान यहाँ पे देखो निकाला गया है भाग देकर 22 में, तो ये 3.145, सॉरी 1 मिनट, 1428557, और फिर आगे यही दोहराता रहेगा। ये जितना है फिर इसके आगे आप भाग दोगे तो यही फिर 1428557 ये दोहराता रहेगा। लेकिन वहीं देखो, ये पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने ये निकाला हुआ है। पाई का मान जो होता है वो बराबर होता है 3.14। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, 14 के बाद 1592, आगे देखो ये बहुत सारी संख्याएं, तो इसको छोड़ता हूं। अब देखो, ये जो 22/7 है 2 अंकों तक, और पाई का मान यहाँ 2 अंकों तक आपस में बराबर है, तो इसलिए इसको हम लोग बराबर ले लेते हैं और कैलकुलेशन कर देते हैं, कैलकुलेशन में इसका यूज कर लेते हैं। बाकी वास्तव में ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो, इनमें से कौन परिमेय होता है और कौन अपरिमेय होता है? तो जो 22/7 होगा वो परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि 22/7 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख लिए, ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख लिए, तो ये परिमेय हो गया। और पाई को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। और चूंकि पाई देखो, पाई का मान देखो अनंत तक जाता है और रिपीट नहीं होता है, और अनंत तक जो मान जाता है और रिपीट नहीं होता है तो वो अपरिमेय के अंतर्गत आता है। और वहीं 22/7 में हम लोग मतलब कैलकुलेशन इसका कर रहे हैं, तो 3.142857, और फिर इसके आगे अगर करें तो फिर हम लोग आएगा 14, यही जो यहाँ तक प्राप्त हुआ है ये फिर दोहराएगा। और जो चीजें दशमलव के बाद बात दोहराती हैं, ठीक है, तो वो परिमेय के अंतर्गत आती हैं। जैसे अगर कहीं आ जाए 3.3333, यानी बार बार यहाँ और डाट ये अनंत तक जा रहा है, तो ये 3 बार दोहराया जा रहा है, तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन वही 3.12579 अनंत तक ऐसे जा रहा है, ये दोहरा नहीं रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यह आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक।
तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है और वहीं 22/7 एक परिमेय संख्या है। इस चीज को आप लोग याद रखना। क्लियर है मेरे भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ए और बी के लिए वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका मसलसा का गुणनफल। सिंपल। तो यहाँ देखो ये आपका बी वाला ऑप्शन, बी वाला नहीं डी वाला, देखो ए गुणे बी यानी संख्या का गुणनफल और मसा यानी ए बी का जो मसा और ए बी का जो लसा है गुणनफल आपस में बराबर होगा, यानी सही है। यानी पहली संख्या गुणे ये दूसरी संख्या और इन दोनों संख्याओं का यहाँ पे मतलब मसा यानी HCF और इन दोनों संख्याओं के यहाँ लसा का गुणनफल आपस में बराबर होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल बराबर होगा। ये डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल। ये फार्मूला ही सीधे पूछ दिया है 2023 का डीवी वाले पेपर सेट में। तो ये प्रश्न संख्या 25 हुआ। अब चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 के बाद प्रश्न संख्या 26 पे। ये क्या है कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो अभाज्य संख्या यानी जिनका HCF 1 के बराबर हो, जिनका HCF 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। ठीक है। 2020 के MOI पेपर सेट में, 23 के EB वाले और 24 के HX वाले पेपर सेट में पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन चेंज किया गया था। यहाँ पे शायद मैं ऐड किया हूँ, देखो HX के लिए देखो ये थोड़ा सा बस ये ऑप्शन बदल दिया गया था। ठीक। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, इस बारी बारी से सबका HCF निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इसका HCF निकालते हैं। 18-25 का हम लोग HCF निकालेंगे तो 18 और 25 में कोई कॉमन नहीं है और ये 5-3-15 यानी 3 आ जा रहा है। 17 का 21 3 आ जा रहा है और 31-93 3 कम 3 आ जा रहा है। यानी देखो इनको कहीं ना कहीं कटाओगे तो आपका HCF 1 नहीं आएगा, मतलब इनका HCF निकालोगे तो 18-25 का HCF 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 18 का देखो आप गुणनखंड करो 36-18 यानी 2-3-6 और 36-18 हो गया और 25 का 5-25 और दोनों में देखो कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं मीन्स हम लोग का HCF 1 हो गया। तो अगर HCF 1 हो गया दो चीजों का तो ये हम लोग का सहभाज्य संख्या हो गई। वही 5 और 15 का देखो आपका 1 नहीं आएगा। 5 और 15 का भाई 5 का मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणे 5 लिख सकता हूँ और देखो मतलब 15 का 3-5 15 और दोनों में हम लोग का कॉमन क्या है 5 है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का दोनों में कॉमन हम लोग का 5 है। तो भाई सिंपल ये हम लोग का नहीं होगा। ठीक है। जिनका HCF 1 आ जाए वही क्या होंगी, सहभाज्य संख्या होंगी, लेकिन यहाँ HCF 1 नहीं आ रहा है। इसी तरह इनका भी नहीं आएगा, इनका भी नहीं आएगा। आप चेक करते रहना। ठीक। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 हो गया। प्रश्न संख्या 27 पे इसका भी आप चेक कर सकते हो। सबका चेक करोगे तो ये देखो 18-25 इसमें भी दिया हुआ है, ये आपका सही होगा। ये आपका सहभाज्य संख्या होगा क्योंकि इसका आप HCF निकालोगे तो 1 आएगा, बाकी इनका HCF 1 नहीं आएगा। आप निकाल कर चेक करते रहना। ठीक। चलो 27 हो गया। प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। 1 मिनट, सॉरी रुक जाओ। चलो भाई वीडियो काफी लंबी हो रही है लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 28 क्या है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। ओके, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या जैसे 2 हो गया और एक अपरिमेय संख्या जैसे रूट में 2 रूट में 3। तो जैसे और इसका भागफल बोल रहा है यानी एक दूसरे में हम लोग भाग दे। तो भाई 2 को हम भाग दे रूट 2 से। तो सिंपल। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी परिमेय संख्या या फिर मतलब जो रूट आ जाए कहीं और उसके साथ आप किसी भी संख्या से भाग दे लो, गुणा कर लो, जोड़ लो, घटा लो, वो हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है। तो यहाँ अपरिमेय किसी शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल यानी एक दूसरे से भाग देने पे अपरिमेय ही प्राप्त होगा। डायरेक्ट आप याद रखना। ठीक। 2023 में DV वाले पेपर सेट में पूछा गया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ठीक है। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या मतलब जैसे मान लो परिमेय संख्या 2 हो गई और एक अपरिमेय संख्या जैसे रूट 3 हो गया, इनका गुणनफल तो अपरिमेय ही होगा, सदैव अपरिमेय होगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है 30 नंबर की एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। भाई एक परिमेय संख्या 2 और एक अपरिमेय संख्या जैसे रूट में 3 या रूट में 2। ठीक है। तो ये भाई आपका अपरिमेय ही होगा। सिंपल। ये तो मैं बता चुका हूँ, भाग हो, गुणा हो, जोड़ हो, घटाना हो रूट के साथ वो अपरिमेय ही होता है। ठीक है। तो अपरिमेय होगा और 2024 के HW में भी पूछा गया था यह। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन हुआ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं तो AB का लॉस होगा। अभाज्य संख्याएं यानी जिनका अभाज्य संख्या जैसे आपका जैसे 7 हो गया, इसका गुणनखंड 1 गुणे 7 होगा। ठीक। यानी वो संख्या 1 से कटेगी और एक स्वयं से कटेगी, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, वो अभाज्य संख्या होती है। तो एक
एक अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड जो होगा a गुणे a होगा, और b भी एक अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड a गुणे b होगा। अब इसका हमें एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम यानी जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार, तो यहाँ एक बार कॉमन है तो एक को लिखने का कोई मतलब नहीं है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं। तो देखो एक ए बचा एक बी बचा, ये कॉमन नहीं है तो ए गुणे बी, यानी हम लोग का ए बी हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। वहीं अगर एचसीएफ पूछा जाए तो अब दोनों में जो मतलब जो कॉमन हो, ठीक है, एचसीएफ में केवल कॉमन वाली चीजें लिखी जाती है, तो ये तो कॉमन नहीं है, ये एक एक कॉमन है, ठीक है, और कॉमन भी नहीं मिलता है तो एक लिख लिया जाता है, तो यहाँ एचसीएफ एक हो जाएगा। तो अगर एलसीएम आपसे पूछ दिया जाए या फिर एचसीएफ पूछ दिया जाए, ऐसे आप लोग लिख लोगे। क्लियर है? चलो, तो हम लोग का यहाँ एलसीएम पूछा था तो ए भी हम लोग का एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 31 के लिए सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 31 के बाद हम लोग 32 नंबर देख लेते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। दो क्रमागत यानी क्रम से आने वाली सम संख्याओं का एचसीएफ, जैसे क्रम से आने वाली सम संख्या, जैसे पहली सम संख्या 2 तो इसकी क्रम से यानी इसके बाद तुरंत आने वाली सम संख्या क्या होगी, तो 3 नहीं होगी 4 होगी, तो 4 हो गया। अब इनका एचसीएफ, तो एचसीएफ आप निकालो, इनका 2 होगा। अब देखो कोई और पे चेक कर लेते हैं, जैसे कोई सम संख्या मैं 10 ले लेता हूँ, तो 10 के तुरंत बाद यानी क्रम से आने वाली सम संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और 10 और 12 का आप निकालोगे एलसीएम तो वो 2 ही होगा। जैसे 10 का हम लोग का निकालेंगे तो 2 पचे 10, और 12 का हम लोग का 2 छक्का 12 यानी 2 तिहाई 6 और 6 दोनों का 12। अब इसमें कॉमन ये मिल रहा है तो एचसीएफ यही होगा, 2 होगा। तो आप निकाल कर चेक करना, कोई भी आप संख्या लेना और उसके तुरंत बाद आने वाली, क्योंकि क्रमागत बोल रहा है, ठीक है, तो तुरंत बाद यानी क्रम से आने वाली बाद वाली संख्या लेकर या पीछे वाली भी लेकर आप एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा 2 आएगा, तो सदैव 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि दो संख्याओं a और 18 का हमें लौसा 36 दिया है और मसद 2 दिया है, तो a का मान होगा। ओके, दो संख्याओं जिसमें पहली संख्या आपकी क्या है, a है, दूसरी संख्या 18 है, और इनका एलसीएम दिया है हम लोग का 36 और एचसीएफ दिया है 2, तो a का मान पूछा जा रहा है। तो देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, उन संख्याओं का एचसीएफ या फिर एलसीएम भी लिख सकते हो, पहले गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या हम लोग की ए है तो ए गुणे दूसरी संख्या 18 बराबर एचसीएफ हम लोग का 36 और एलसीएम 2, ठीक है। तो ए बार हम लोग क्या हो जाएगा 36 गुणे 2 और बटे में 18, क्योंकि 18 गुणा है तो उधर आकर भाग हो जाएगा, 18 दूना का 36, 2 दूना का 4, सिंपल 4 हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, ठीक है। सारी चीजें क्लियर? थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। ओके, चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए हम लोग का सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 के बाद हम लोग 34 को देखते हैं। 34 नंबर क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है होगी। और देखो ये यूपीएमपी लिखा हूं मैं, मींस यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2023 में यह प्रश्न था, और 2023 के जेडीजे वाला जो पेपर सेट था उसमें पूछा भी गया था यह क्वेश्चन, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो बड़ी से बड़ी बोल रहा है, बड़ी से बड़ी मींस एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी का मतलब जहां भी आ जाए आप एचसीएफ समझ जाना, ठीक। तो यहाँ कहीं ना कहीं एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हमें कह रहा है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर, यानी 125 और 70 में हम लोग भाग देंगे तो शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है, वो होगी, और ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि जो ये 125 दिया हुआ है इसमें से हम लोग का शेषफल 8 बच रहा है, यानी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से 8 घटा लेते हैं, और जो ये 70 दिया है इसमें शेषफल हमें क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए, तो इसमें हम लोग 5 घटा लेते हैं, तो ये हम लोग का 65 हो जाएगा, और ये हम लोग का 117 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये दोनों बचा इनका हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, और वही आंसर हो जाता है। तो अब 65 और 117 का एचसीएफ, 117 का हम लोग एचसीएफ, तो 65 एकम 65, ठीक है। ये 7 में से 5 गया 2, और ये 6 5 11, यानी 1 का आ गया, सॉरी हाँ 1 कैसे होगा, 5 6 5 11 5 हो जाएगा। अब देखो ये 52 हो गया तो 65 हो गया, तो 65 में आप भाग देंगे तो 52 एकम 52, ये हम लोग का 5 में से 2 गया 3, और ये 13, ठीक है, और ये 13 का 13 13 26 13 39 13 चौका 52,
कट गया, यानी हम लोग का यहाँ भाजक 13 बचा, यानी हम लोग का HCF 13 होगा। ठीक है, सिंपल यही आंसर होगा। इसको आप मतलब ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे। जैसे देखो यहाँ क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। तो यहाँ आप बार बार बारी बारी से यहाँ पे भाग देते और देखते कि किससे भाग देने पे मतलब हमें ये शेषफल बच रहा है। जैसे 13 से हम लोग 70 में भाग देते तो 13 पचे 13 13 43 तेजो को 52 और 13 पचे 65 होता है। 13 पचे 65 यानी 70 में हम लोग भाग दे रहे हैं 13 से, तो 65 यानी हम लोग का 5 बार जा रहा है और हम लोग का 5 शेष बच रहा है, यानी 70 का यहाँ पे 5 शेषफल प्राप्त हो रहा है और 13 से आप इसमें भी भाग दोगे तो 8 आपका शेषफल बचेगा। तो ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाकी ये लीगल तरीका ऐसे हो गया। ठीक है, आप ऑप्शन से भी बारी बारी से भाग दे रहे हो, जैसे 13 से भाग दो इसमें 125 में और देखो कि 8 शेष बच रहा है, और 13 से 70 में भाग दो, देखो कि 5 शेष बच रहा है, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर नहीं बच रहा है, दूसरा कोई शेषफल आ रहा है, तो फिर वो ऑप्शन नहीं होगा, वो गलत होगा। ठीक, तो ऐसे ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर ये 34 35 आ गया। वह बड़ी से बड़ी मीन्स वही फिर HCF, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और यहाँ पे देखो 10 37 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। देखो यहाँ प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। अभी यहाँ एक ही दिया है, तो एक ही दिया है तो अब दोनों में से हम लोग घटा लेंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए बोल रहा है। तो 245 माइनस 5 कर लेंगे और यहाँ 1037 माइनस 5, क्योंकि दोनों में शेषफल यहाँ पे 5 प्राप्त हो बोल रहा है। ठीक है, अब जो भी संख्याएं आई यहाँ पे उनको, जैसे यहाँ पे 240 हो गया और यहाँ पे 5 गया तो 1032 हो गया। ठीक है, अब इनका हम लोग HCF निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ आप ऑप्शन से भी भाग देकर चेक कर सकते हो। जैसे ये मान लो आप ए वाले को चेक करो तो 22 से अभी इसमें भाग दो और देखो कि क्या शेषफल 5 बच रहा है, और फिर 22 से इसमें भाग दो, देखो कि क्या 5 शेषफल बच रहा है। अगर दोनों में 5 शेषफल बच रहा है तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, और अगर नहीं बच रहा है तो फिर ये गलत होगा। ठीक, तो ऐसे भी आप टेस्ट कर सकते हो। बाकी ये लीगल ये तरीका होता है कि अगर 5 शेषफल यहाँ पे बच रहा है दोनों के लिए, तो यहाँ 5 दोनों में से घटा लो और जो बचा उसका HCF निकालो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलो 240, तो 240 यहाँ पे हो गया और 1032, ये 1032 इसका HCF मैं निकालता हूँ। आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, ये भाग विधि से मैं निकाल रहा हूँ। ठीक, अब कितनी बार जाएगा भाग, यहाँ पे देखो हम लोग का, अगर मैं 5 दूना का 10, 5 बार नहीं जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक, 4 बार ले जाता हूँ। तो देखो ये 0 का 0, चचौ का 16 का 6, हासिल लगा 1, और ये 4 दूना का 8 1 9। ठीक, 9 से 60 हो गया, ये 2 हम लोग का बचा, ये यहाँ से हासिल आया तो 13, तो 7 6 13, और ये हम लोग का 9 कट गया। ठीक, अब 72 हो गया, तो अब 240 में हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, अब देखो ये कब बढ़ जाएगा भाई, 5 5 7 नहीं भाई, 7 चौका नहीं, 3 बार, 3 दूना का 6 और 3 7 21। ठीक है, 10 में से 6 गया, 4 बचा, और यहाँ एक उधर हासिल गया तो 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, और ये हम लोग का कट गया 24। अब फिर हम लोग 72, ये अब बड़ा है 72, तो अब 72 में भाग देंगे। अब देखो 24 दिया 72, 3 चौक 12 का 2 और 3 6 1 7, कट गया। तो अंत में ये जो भाजक बचा यानी 24, यही हम लोग का HCF हो जाएगा। ठीक, बाकी आप गुणनखंड विधि से भी 240 का गुणनखंड कर लो, 1032 का गुणनखंड कर लो, और दोनों में देख लो कॉमन क्या है, उनको लिख लो और गुणा करोगे तो 24 ही आएगा। ठीक है, तो उस तरह से भी कर सकते हो। HCF ये निकालने की ये भाग विधि होती है और ये गुणनखंड विधि होती है, कैसे भी निकाल कर आप ये कर सकते हो। अब देखो इस 24 से इसमें भाग दोगे ना 245 में, तो आप देखना शेष 5 बचेगा, और इस 24 से इसमें भी भाग दोगे तो शेष 5 बचेगा। आप टेस्ट करते रहना। ठीक, बाकी मैं आगे चलता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 35 हो गया। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 35 भी क्लियर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वह छोटी से छोटी, देखो छोटी से छोटी बोल दिया मीन्स LCM, ये याद रखना। LCM मीन्स लिस्ट, LEST लिस्ट, कॉमन यहाँ पे मल्टीपल। ठीक है, MULTIPLE मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या, जैसे 2 और हम लोग का मान लो 8 नहीं, मैं क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। 2 और 5, इसका अगर हमें LCM निकालना है तो LCM का मतलब क्या कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक है, जो कॉमन हो। ठीक है, तो 2 से ऐसा इसका मल्टीपल जो 5 से भी कट जाए, और सबसे छोटा तो भाई वो 10 होगा। क्यों, क्योंकि
2 से 10 कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, दोनों के लिए कॉमन है, और सबसे छोटा भी है, क्योंकि अब इससे छोटा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 और 5 से कट जाए इनके मल्टीपल का, तो इसलिए इनका एलसीएम ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा। तो यही छोटी से छोटी बोले मीन्स एलसीएम, आप लोग याद रखना। ठीक, एलसीएम मीन्स यहाँ पे लिस्ट, इससे। तो चलो, छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा, ये भी चलो ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष होगा। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को कराता हूँ। थोड़ा रुक जाओ, गला बैठ रहा है, 1 मिनट बोलते बोलते। ओके, चलो, तो चलो इसको हम लोग करते हैं। इसमें क्या, इसमें देखो छोटी से छोटी मीन्स एलसीएम, मैंने जैसा कि आपको बताया। अब देखो बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 हमें शेष बचे, वो बताना है। तो छोटी से छोटी मीन्स एलसीएम, मैं डायरेक्ट बोल दिया। तो इसमें आप क्या करोगे कि 35, 56 और 91 का आप एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम मीन्स वह छोटी संख्या सबसे प्राप्त हो जाएगी जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, लेकिन वो संख्या हमें बतानी है जिसमें 7 शेष बचे। तो वो संख्या यहाँ विभाजित हो जाएगी, तो उसमें आप 7 जोड़ दोगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें अगर इनसे 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 भाग देते हैं तो शेष 7 बचेगा। आप बात को समझ रहे हो ना? चलो, तो यहाँ देखो, इनका हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो देखो 35, 56 और 91 का एलसीएम। ठीक है, देखो 7 से कटेगा, 7 पछे 35, 5 आ गया, 7 वाले 56 और ये 91 हो गया। अब देखो ये कॉमन कटेगा नहीं, ये भाई ये सॉरी 91 नहीं होगा, 1 मिनट, 7 से इसमें भाग देंगे 13 से 91, 13 हो गया। तो ये हम लोग का अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, यानी अब कटेगा नहीं, केवल ये कटेगा। तो सिंपल अब इन सब का गुणा, यानी 7 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 13, 7 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 13, इसका गुणा करते हैं। तो देखो ये 8 5 40, ठीक है, और ये 13 7 91। ठीक, अब 91 से इसमें गुणा, तो 4 एकम 4 और 4 नवा 36। ठीक है, और ये 0 का 0, तो 36 40, यानी 35 56 91 से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो विभाजित होगी? तो वो होगी 36 40। लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको हम लोग 35 56 91 से विभाजित कर दे तो प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे। तो ये जो 36 40 है, यानी जो इनका एलसीएम है, वो तो क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हमें 7 शेष भी बचाना है, तो इसमें हम लोग 7 जोड़ देंगे, यानी 36 40 में हम लोग 7 जोड़ देंगे, तो वह संख्या 36 47 हो जाएगी। अब 36 47 में अगर हम लोग 35 या फिर 56 या 91 से भाग देते हैं तो हमेशा शेष क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा? 36 47। यानी इस प्रकार के सवालों में हम लोग क्या करते हैं, इस जो दिया होता है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो एलसीएम आता है उसमें यहाँ जो शेष बचता है, बचने को बोलता है, उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए, ऐसे सवालों को आप कर लोगे। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब आगे हम लोग 37 देखते हैं। 37 नंबर क्या है? यहाँ ए का दिया है, बी का दिया है, हमें गुणनखंड और इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो ए बराबर क्या दिया है? 2 का स्क्वायर यानी 2 2 बार, 3 का स्क्वायर यानी 3 हम लोग का 2 बार। ठीक, उसके बाद 5 घाते 4, मैं 5 घाते 4 ही लिखता हूँ, यानी 5 4 बार लिख लेता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो 5 हम लोग का 4 बार। और बी बराबर क्या दिया है? 2 घाते 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, और उसके बाद 3 2 बार, 3 गुणे 3, उसके बाद 5 1 बार। चलो, अब इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, यानी जो दोनों में कॉमन हो। तो ये देखो, ये 2 कॉमन, ये कॉमन, तो कॉमन को एक बार लिखते हैं। ठीक है, और ये 3 3 तो गुणे 3, और ये 3 3 तो गुणे 3, और ये 5 5 तो गुणे 5। अब कोई कॉमन नहीं है, तो अब बस इन्हीं का गुणा कर लेंगे। अब देखो, ये 5 दूना का 10 हो जाएगा, और ये 2 तिहाई 6, 36 18, और 18 हम 180, यानी हम लोग का 180। ये सी वाला हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 भी क्लियर। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। यदि 65 और 117 का एचसीएफ इस रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान होगा। ठीक है, कह रहा है कि 65 और 117 का जो एचसीएफ है उसको इस रूप में लिखा गया तो पी का मान होगा। तो सबसे पहले 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा? 65 एकम 2 बार तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 5 2 7 6 5 11 52 हो गया। फिर 65 में हम लोग भाग देंगे,
तो 65 एक ही बार, तो 52 एकम 52, ये 3 हो गया, ये हम लोग का 13, ठीक। अब 52 में तो 13 चौका 52, ठीक है, ये कट गया, यानी हम लोग का 65 और 117 का जो HCF होगा वो 13 होगा। तो वही बोल रहा है कि 65 और 117 के HCF को इस रूप में लिखा जाए, यानी इस 13 को, एक मिनट, इस 13 को किस रूप में लिखा जाए, इस रूप में, यानी ये बराबर होगा किसके, 65 P माइनस 117 के रूप में लिखा जाए, तो P का मान होगा, तो इस P का मान होगा। तो चलो अब इसको आप हल कर लो। तो हल करेंगे तो देखो 117 माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी 65 P बराबर आपका क्या हो जाएगा, 13 प्लस 117, यानी 7 3 10 का 0, और 1 1 2, एक हासिल 3, और 1 130 हो जाएगा, यानी P बराबर 130 बटे 65, तो ये आपका कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो ये आंसर आपका 2 हो गया। सिंपल ऐसे ही सवाल को करना है। 2024 के देखो HX और IB वाले पेपर सेट में ये प्रश्न आया हुआ है। चलो आगे देखते हैं। 38 के बाद ये 39 नंबर कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, हमें परिमेय संख्या छांटना है। रूट में 9, यानी ये हम लोग का बाहर निकल जाएगा 3, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। बाकी ये आपकी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और ये देखो 0.10110111, ये मतलब एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रही है। देखो 1 है, 0 है, फिर 1 1 2 बार है, फिर 0 है, फिर 1 3 बार है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। और वहीं पे यहाँ 0.11 001100, यानी ये देखो ये 11 से 11 से ऐसे रिपीट होता, और यहीं पे डॉट डॉट लिख देता, मतलब 11 से 11 से 11 से रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय होता। लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये अपरिमेय होगा, ठीक है। तो ये तीनों अपरिमेय, ये परिमेय, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें परिमेय ही छांटना था। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, भाई अपरिभाषित अनंत। जैसे मैं 1/2 लिखता हूं, तो इसके समतुल्य, समतुल्य मीन्स इसके समान, तो जैसे आपका 2/4 हो गया, या फिर आपका 4/8 हो गया, क्योंकि इसको कटाओगे तो 1/2 ही आएगा, इसको भी कटाओगे तो आपका 1/2 आएगा। फिर इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 6/12। इस प्रकार मैं अनंत रूप से संख्याएं लिख सकता हूँ इसके समतुल्य। तो इसलिए किसी परिमेय संख्या के समतुल्य अनेक अपरिभाषित रूप से अनंत संख्याएं होंगी, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 कि किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है, तो वह संख्या 21 63 होगी। क्यों? क्योंकि किसी संख्या का 1/3, तो कोई संख्या मान लो x है, इसका 1/3 यानी 1/3 किसके बराबर है, 21 के बराबर, तो बराबर 21। अब इसको हल कर दो तो वह संख्या होगी, यानी x का मान क्या होगा, तो देखो ये 3 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और x से इस 1 में गुणा होगा तो x, यानी x बराबर ये 3 से इधर गुणा होगा तो 3 कम 3 3 गुणा का 6, यानी 63। सिंपल, ये वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2023 का डीवी वाले पेपर सेट में पूछा गया था। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन होगा कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और एक स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वह अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ दिया कि 0 1 2 8, देखो ये तो आपकी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये तो स्वयं से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, तो ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक। और देखो जो 0 और 1 होता है, इनको ना तो भाज्य में लिया जाता है ना अभाज्य, तो इसलिए ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है उसको हम लोग 4 लेते हैं, ठीक है। चलो ये बिल्कुल आपको क्लियर, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे। तो देखो 4 जो है 1 से भी कट जाएगी, स्वयं से भी कट जाएगी, और 2 से भी कट जाएगी, एक अन्य संख्या 2 से भी कट गई, तो इसलिए 4 भाज्य संख्या होगी। लेकिन वहीं पे अगर 1 को देखा जाए तो देखो ये किसी एक के अलावा और किसी संख्या से कट रही है, नहीं कटेगी, तो इसलिए ये भाज्य नहीं होगी, और ये भी तो भाज्य नहीं होगी। तो 0 और 1 ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 42 भी क्लियर। 43 देखते हैं कि 5 15 20 के लसा और मसा का अनुपात होगा। देखो आपसे कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि 5 15 20 के लसा और मसा का गुणनफल होगा, 5 15 20 के लसा और मसा का योग होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ इनका अनुपात पूछा है, तो चलो 5 15 और 20, देखो 5 15 और 20 का हम लोग का अगर एलसीएम देखा जाए, मतलब इन तीनों से जो संख्या विभाजित हो जाए, तो वो क्या होगी, 60 होगी। क्यों? क्योंकि 5 से 60 विभाजित हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 20 से हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो संख्याएं दी गई है उनका मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो सबसे विभाजित हो जाए। तो 5 15 20 से 60 सबसे छोटा इनका
इन तीनों का मल्टीपल है जो विभाजित हो जाएगा। बाकी आप एलसीएम जैसे निकालते हो, आप निकालना वो 60 ही आएगा। और अगर एचसीएफ की बात करें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों विभाजित हो जाए, तो 5, 15, 20 में 5 से ये तीनों विभाजित हो जाएंगे। 5 एकम 5, 5 3 15 5 20, यानी हम लोग का 5 क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब इसको इसका अनुपात, तो सिंपल इसका अनुपात कर दो, लसा पहले तो लसा उसके बाद मसा, ठीक है। अब इनको कटा दो तो 12 5 60, 12 हो जाएगा और इधर ये 1 हो जाएगा, तो 12 संबंध 1, ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 1.34 को भिन्नात्मक रूप में हमें व्यक्त करना है भाई। 1.34 0.2 अंक पे है, यानी हम लोग का 1 के आगे 2 शून्य, यानी 1 3 4 बटे में 1 के आगे 2 शून्य, ठीक। दशमलव हटाएंगे तो मतलब 2 अंक पे है, तो यानी इसका मतलब 100, ठीक है। 1 के आगे 2 शून्य, यानी 134 बटे 100। अब इसको कटा दो, 2 से कटाओगे तो ये 2 छक्का 12, 2 7 14, 67 बटा ये 2 से 50, यानी 67 बटा 50, 67 बटा 50, बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन, ठीक है। 44 नंबर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का एचसीएफ होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है भाई, वो होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी, यहाँ पे दोनों में बात कर रहा है क्या, छोटी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। अब इनका एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ मीन्स वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए, तो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये गुणनखंड विधि मतलब नॉर्मल विधि से भी इसको कर सकते हो, 2 गुणे 2, और ये कुछ नहीं तो 1 गुणे 2, और एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो तो 2 कॉमन है तो 2, ऐसे भी आ गया, सिंपल। अब देखो 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मोहित रोहित सोहित एक वृत्ताकार पथ, देखो ये वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ पर एक ही स्थान से, मान लो तीनों यहाँ से तीनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः मतलब 3 4 8, यानी मोहित को 3 घंटे, रोहित को 4 घंटे और सोहित को 8 घंटे एक चक्कर लगाने में लगता है। तो तीनों पुनः उसी स्थान पे कब मिलेंगे, तो देखो होगा क्या एक्चुअली कि तीनों एक जगह से दौड़ना प्रारंभ करेंगे, तो एक थोड़ा तेज दौड़ रहा है, एक थोड़ा धीरे दौड़ रहा है, और एक उससे धीरे दौड़ रहा है। तो दौड़ते दौड़ते क्या होगा कि ऐसी एक बार सिचुएशन आएगी कि ये जो सबसे तेज दौड़ रहा है वो एक चक्कर लगाकर यहाँ पे मतलब पीछे से पकड़ लेगा, और दूसरा एक बार पकड़ लेगा, और तीसरा हो सकता है एक बार पकड़ ले और एक जगह वो कभी ना कभी मिल जाए। तो वह समय क्या होगा, वो कितने घंटे का बाद होगा जब वो मतलब यहाँ से तीनों प्रारंभ करते हैं दौड़ना, तो वो एक बार मिलेंगे। तो ऐसे में हम लोग क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। 2 भी घंटा यहाँ पे या जो भी समय दिया, तो 3 4 8 का एलसीएम निकाल लो, वो आंसर आ जाएगा। तो 3 4 और 8 का एलसीएम, अब वो क्या होगा भाई, एलसीएम इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन तीनों का मल्टीपल लिस्ट, यानी सबसे छोटा। तो 6 नहीं, 8 से तो बड़ा ही होना चाहिए, तो 6 होगा ही नहीं। 8 3 से कटेगा ही नहीं, तो मल्टीपल कैसे है, 12, देखो 12 है, 3 चौका 12, 4 तेई 12, लेकिन 8 का नहीं है, तो ये भी गलत, तो ये 24 हो जाएगा। आप 3 4 8 का एलसीएम निकाल लेना, वो 24 ही होगा, तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 रहा। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। ये क्या है कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं जानता हूं आप नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हो ना तो कर लोगे आसानी से। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दो कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, न्यूनतम यानी कम से कम मीन्स एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनसे विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगी, 10 होगी, 100 होगी, 5 से 4 होगी, या ये 25 20 होगी। तो देखते हैं क्या होगी इनका एलसीएम। 1 से 10 तक की जो भी संख्या है उनका एलसीएम निकाल देंगे, तो वह एलसीएम क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन मतलब दी गई संख्याएं होती हैं उनसे विभाजित होती हैं। तो 1 से 10 तक, एक मिनट, 1 से 10 तक की संख्याओं का हम लोग क्या निकाल देंगे, एलसीएम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का हम लोग इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 3 का 3, 2 दूना का 4, ये 5 2 3 6, ये 7 का 7, 2 चौका 8, ये 9 का 9, और 2 5 10, 5 हो गया। फिर 2 से तो 1, ये 3, ये 1 हो गया, और ये कटेगा नहीं, ये 3 का 3, ये 7 का 7, ये 2 दूना का 4, ये 9 का 9, ये 5 का 5, ठीक है। फिर 2 से तो ये 1 का 1, ये 3, ये 1 का 1 उसी तरह लिखते जाएंगे 5, और ये 3 उसी तरह, ये हम लोग का 7 उसी तरह, ये 1, फिर 9, ये 5, फिर हम लोग 3 से कटाएंगे तो ये 1,
3 एकम 3, ये एक उसी तरह लिख देंगे, और 5 कटेगा नहीं, ये 3 एकम 3, ये 7 कटेगा नहीं, ये 1 का उसी तरह लिख देंगे, और ये तितली का भाई 9, हाँ तितली का 9, और ये 5 उसी तरह रहने देंगे। और फिर 3 से कटाएंगे तो देखो ये 3 हम लोग का कट जाएगा, और फिर एक बार 5 से कटाएंगे तो ये दोनों 5 कट जाएगा, और ये एक बार 7 से कटाएंगे, यानी 3 फिर हम लोग का, अच्छा 3 तो आ ही गया, एक बार हम लोग का 5 होगा, एक बार 7 होगा, यानी इतना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब देखो चलो मैं कर ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक, 1 मिनट, चलो ये 3 से कटाएंगे तो ये एक उसी तरह इसको तो लिख ही लेंगे, ये 5 कटेगा नहीं, एक ये 7 कटेगा नहीं, ये एक उसी तरह, और ये 3 से इसे यहाँ 1, और ये 5, और फिर 5 से कटाएंगे तो ये 1 1 1, ये 1 हो गया, 5 एकम 5, ये 1 तो उसी तरह लिख देंगे, और ये 7 नहीं कटेगा तो उसको उसी तरह छोड़ देंगे, और 1 1 और ये 1 फिर 7। ठीक है, तो अब 1 1 1 हर जगह हो जाएगा। ठीक, यानी सब कट गया। अब देखो इनका गुणा करते हैं, सबसे पहले ये हम लोग का 2 5 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया गुणे, अब इनका गुणा करते हैं, 2 2 का 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 7 कितना हो जाएगा भाई, 7 6 42 का 2, और 4 7 के 21, 4 25, यानी 200 हम लोग का 52 हो जाएगा, और 10 से गुणा होगा तो यहाँ सुनना पड़ जाएगा, यानी 25 20, यानी वह संख्या 25 20 होगी। यानी 25 20 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 1 से 10 तक की सारी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या पूछ रहा था, तो वो 25 20 होगी। 25 20 ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाजित होगी। ठीक है, उसके नीचे कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक, चलो तो ये हम लोग का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 47 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, और ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है। जी हाँ मेरे दोस्त, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है। क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होगी। भाई दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी। कैसे? जैसे एक परिमेय संख्या हो गई, एक 5 परिमेय संख्या हो गई। अब इनके बीच देख लो, इनके बीच तो हम लिख सकते हैं 2 3 4, ये हम लोग की परिमेय संख्या हो गई इन दोनों के बीच। ठीक है, उसके अलावा मैं एक के बाद 1.1, क्योंकि जो दशमलव में भी संख्याएं होती हैं जो कटती हैं वो भी परिमेय होती हैं। 1.2, 1.3, उसी प्रकार 2 को भी 2.1, 2.3, ये सारी 1 और 5 के बीच ही परिमेय संख्या होगी। तो अनेक हो सकती हैं परिमेय संख्याएं दो परिमेय संख्याओं के बीच। तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये रहे हम लोग के यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या सारे वास्तविक संख्याओं में आई थिंक इससे बाहर नहीं बनने वाला है रियल नंबर में क्वेश्चन। ये 48 क्वेश्चन जिसमें मैंने 2023 के सारे जो आपके क्वेश्चन आए थे 2023 बोर्ड एग्जाम में और 2024 बोर्ड एग्जाम में उनको भी कवर कर लिया। ठीक है, और बहुत सारे मतलब अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाकर मैंने इसमें डाला हुआ था। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, इन सबको क्लियर कर लेना और ये आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा एमसीक्यू के साथ। मैंने चैप्टर भी पढ़ा रखा है, तो चैप्टर आप नहीं पढ़े हो तो जाकर पढ़ लेना। बाकी जो हमारी ऐप थी, ठीक है, ये तुरंत लेक्चर देख रहे हो तो नहीं, लेकिन लेक्चर में अपलोड ये होगा इसके 5-7 दिन बाद। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आप यूपीएमएसपी स्टडी सर्च करोगे तो आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना मात्र 299 रुपये में, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन अच्छे से, नोट्स भी इस बार मैं दे रहा हूँ, नोट्स भी मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत हो रही है ज्वाइन करने में तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, या इस QR कोड जो दिखाया गया है इस पे आप डायरेक्ट पेमेंट कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो और इस पे डायरेक्ट पेमेंट कर देना और इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।